Hello everyone, welcome to ChemSpark Academy, a simple place for all level of chemistry। तो आज हम लोग जो CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है 26 नवंबर को, उसका फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम पार्ट बी एंड पार्ट सी। मतलब ऑलरेडी जो सोल्यूशन है वो मेरे पास है, हैंड रिटन सोल्यूशन है। तो हम लोग पार्ट बी के कुछ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और पार्ट सी के फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, सो ये 26 नवंबर का एग्ज़ाम है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो 30 नवंबर को जो तमिलनाडु और पुदुचेरी का एग्ज़ाम हुआ था, उनके भी एग्ज़ाम्स में जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट बी और पार्ट सी आया था, बहुत जल्द उसका भी वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने होगा। ओके, so today we'll start with physical chemistry CSR net November 2020 part B solution। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है अमोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगोज एक्सपांशन फ्रॉम P1V1 to P2V2 अंडर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ द गैस विल fall more rapidly under adiabatic conditions because। अब यहाँ पे एक्चुअली में एक मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस है, ठीक है, और इट अंडरगोज एक्सपांशन। अब जो वो गैस एक्सपांड होता है फ्रॉम P1 to P2 वॉल्यूम V1 to V2, ओके, अंडर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन। ओके, ये बोला गया है। दूसरा बोला है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली फॉल होता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो इसके लिए अपने को प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन दिया गया था। ओके, तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। दूसरा लिखा है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू 7/5। यहाँ पे है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू 3/2। यहाँ पे है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रेज टू 5/3। अब इसका जो सोल्यूशन था इट वाज वेरी इजी बिकॉज ये क्वेश्चन था फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो हमको ये रिलेशन ऑलरेडी पता है। सी वी कैन यूज़ व्हाट, PV रेज टू गैमा विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इक्वेशन होता क्या है, ये होता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V रेज टू गैमा। नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैमा, ठीक है। सो गैमा इज बेसिकली रेशियो ऑफ CP/CV, है ना। एंड फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस जो CV का वैल्यू होता है वो 3/2R होता है। CV का वैल्यू 3/2R होता है। ओके, तो अब हमको ये रिलेशन भी पता है फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स दैट इज CP - CV इज इक्वल टू R। तो अगर मेरे को CP चाहिए तो CV जाएगा राइट हैंड साइड में, CV + R हो जाएगा। ओके, CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि क्वेश्चन में मोनो एटॉमिक गैस बोला गया है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CV है वो 3/2R है। सो 3/2R + R विल बिकम 5/2R। तो व्हेन यू गॉट CP विच इज़ 5/2R, तो अब आप क्या करोगे, आप CP को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे। ओके, तो अब जब आप गैमा इज इक्वल टू CP/CV लोगे तो आप लिखोगे 5/2R विच इज CP डिवाइड बाय 3/2R। R और गॉट कैंसल, 2 and 2 got cancelled, you got 5/3। So it means your gamma का वैल्यू इज 5/3। इफ़ यू सी इन द ऑप्शन डी में V रेज टू गैमा का वैल्यू 5/3 है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। CSIR नेट के आंसर की में भी यही आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, देन the second question from part B, it was a memory based question। the correct statement about chemisoption, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। सबको पता होगा कि एड्जॉर्प्शन जो है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम लोग फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन को हम लोग केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में आपको ये पूछा गया था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो करेक्ट स्टेटमेंट है वही लिखा हुआ है आंसर का, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन बोला जाता है इसको। इट मीन्स इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होता है। सो वो अपना ऑप्शन डी था, केमिजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो होता है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, तब जाके केमिजॉर्प्शन होता है। सो इट वॉज अ वेरी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। ओके, देन विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
फॉर अ रिएक्शन रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 200 केल्विन टू 300 केल्विन। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 200 टू 300 केल्विन इंक्रीज हो रहा है, रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, जिससे रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल इज क्लोजेस्ट टू, बताना था हमको कि ई ए का वैल्यू क्या है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। नेचुरल लॉग ऑफ 2 का वैल्यू ऑलरेडी पेपर में दिया हुआ था 0.69। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन थे 7, 3.5, 14 एंड 0.83। नाउ विल सबसे पहले हम लोग डेटा लिखेंगे। T1 हमारा 200 है, T2 हमारा 300 है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब टेम्परेचर 200 से 300 जाएगा तो देर विल बी द इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट। सो K2 जो होगा आपका वो 2 टाइम्स ऑफ K1 होगा, तो बेसिकली K2 बाई K1 का वैल्यू 2 है। ओके, और ई ए आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है, दिस इज़ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है और आर्रेनियस इक्वेशन से निकलता है ये। तो नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, सो K2 बाई K1 इज बेसिकली 2, सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई 8.314 जो कि आर का वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पे 8.314 इसलिए लिया है बिकॉज आपका जो लास्ट का जो ई ए होगा वो किलो जूल में होगा, तो बेसिकली आपका 8.314 जो है वो जूल्स में होता है, तो आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। देन 1/200 माइनस 1/300, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई 300 माइनस 200 अपॉन 3 2 ज़ा 6 और ये 4 जीरो आ गए यहाँ पे। ठीक है, 60,000 हो गया ये। और आपको ई ए चाहिए तो आपका 8.314 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 60,000 ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका 100 बचेगा ना, नीचे आएगा, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब आप देख लो कि आपका जो 8.314 है वो जूल पर केल्विन पर मोल होता है और ये आपका केल्विन में होता है, बराबर। केल्विन 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 इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको बेसिकली यहाँ पे मिलता है जूल पर मोल। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3441.9 जूल पर मोल। आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3.44 किलो जूल पर मोल। ना आपने को पूछा था क्लोजेस्ट टू, योर आंसर शुड बी क्लोजेस्ट, तो आपका जो 3.44 है इससे क्लोजेस्ट आंसर आपका 3.5 किलो जूल पर मोल है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी। सो इट वॉज डायरेक्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, सारी वैल्यूज आपको दी हुई थी। ओके, then we'll go to next question, that is question number 4 from part B. Again it was a repeated question from polymer. The y-intercept obtained from the plot of viscosity of a series of polymer solutions against the concentration is 0.05. ठीक है, it was a plot of viscosity of a polymer solution against concentration। एक ग्राफ है जहाँ पे y-intercept जो है वो मिलता है कहाँ से, विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ में। ठीक है, तो ये 0.05 है आपका, दिस इज विस्कोसिटी बेसिकली वाई इंटरसेप्ट। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एंड एक्सपोनेंट ए फॉर दिस पॉलीमर सॉल्वेंट पेयर आर 5 × 10⁻⁵, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू एंड 0.5 जो है आपका वो एक्सपोनेंट ए का वैल्यू है। सो मोलार मास ऑफ द पॉलीमर इन ग्राम पर मोल चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्शन था 10⁻⁹, 10⁻⁵, 10⁻⁶ एंड 10⁻�7। देखिए अभी आपका जो विस्कोसिटी और क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.05 है, आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है वो है 5 × 10⁻⁵, आपका जो ए है एक्सपोनेंट वो है आपका 0.5 और आपको मोलार मास निकालना है। ठीक है, MV इज एक्चुअली विस्कोसिटी एवरेज मोलार मास। ओके, तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला था जिसको अपन बोलते हैं मार्कन-हॉविंक-साकुराडा इक्वेशन, which gives a relation between intrinsic viscosity and molar mass of polymer। ओके, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ईटा इज इक्वल टू के MV⁻A। तो ईटा का वैल्यू आपका 0.05 है जो कि गिवन है, के जो है आपका 5 × 10⁻⁵ जो कि गिवन है अगेन। MV आपको कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंट का वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ है। आप क्या करोगे, आप 5 × 10⁻⁵ को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, 0.05 बेसिकली 5 × 10⁻², 5 एंड 5 गॉट कैंसिल, -5 आपका ऊपर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो +5 - 2 आपके पास बचेगा +3, दैट इज 10⁻3। नाउ 0.5 को यू कैन राइट 1/2 है ना। ओके, सो 1/2 बेसिकली स्क्वायर रूट होता है, तो अब जब यहाँ से 1/2 हटेगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये 10⁻3 का स्क्वायर हो जाएगा और आपको मिलेगा 10⁻6 ग्राम पर मोल, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, option C is the correct answer. This is the correct answer.
ओके 10⁶। मैंने यहाँ पे नोट में वही लिखा है, इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट जून 2013। तो जून 2013 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसको पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग था। वहाँ पे ग्राफ जो है वो दिया हुआ था और उस ग्राफ के थ्रू हमारे को विस्कोसिटी निकाल के फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना था, जबकि यहाँ पे विस्कोसिटी ऑलरेडी 0.05 दी हुई थी। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगेन। देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, नस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था। द E नॉट m प्लस बाय m प्लस टू m बेसिकली of the cell SHE double vertical line MXM can be obtained from the plot of E cell is the cell potential and M is the molality of ideal dilute solution of MX। तो बेसिकली आपको निकालना क्या था, आपको चाहिए था आपको E नॉट सेल आप कैसे निकालोगे, ठीक है। बेसिकली आपको E नॉट ऑफ द सेल निकालना था यहाँ पे, और वो भी आपको कैसे, थ्रू ग्राफ। अब ग्राफ किसके अगेंस्ट होना चाहिए, ई सेल का ग्राफ होना चाहिए अगेंस्ट द मोलैलिटी विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ MX, ठीक है। MX ऑब्वियसली आपका सॉल्ट हो सकता है ये। तो ये जो है आपको इन दोनों के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करके आपको E नॉट सेल निकालना था, और आपको ऑप्शन ये दिए हुए थे। ओके, पहला था E सेल अगेंस्ट T log M, E सेल अगेंस्ट 1/T log M, E सेल अगेंस्ट T स्क्वायर रूट ऑफ M, एंड E सेल अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ M/T। ओके, अब अगर आप सोल्यूशन देखो तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एनोड वाला कंपार्टमेंट है, एनोड के कंपार्टमेंट में आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखो तो ये ऐसे होता है, H+ H2 गैस, प्रेशर ऑफ H2 प्लैटिनम। ओके, सो अगर हम लोग ये हाफ सेल को और इस हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेल बनता है। तो क्योंकि आपका SHE एनोड पे है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, आपका H2 गैस H+ में कन्वर्ट होगा। तो हमने लिखा है हाफ H2 गैस, ओके, गिविंग H+ बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका MX है, ऑब्वियसली यहाँ पे M+ है, X- है, तो M+ है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि ये कैथोड पे है, इनका रिडक्शन होगा और ये M में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा हूँ यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड में। सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर आप ओवरऑल सेल रिएक्शन को देखोगे उसके बाद आप बहुत ही इजीली नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो ना। नस्ट इक्वेशन आपको पता है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पार्ट है ना आपका 2.303 R बाय NF, इसको मैंने K कंसिडर कर लिया, लेट दिस बी K। ओके, तो अब बचा आपके पास यहाँ पे T। ओके, अब लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट में बेसिकली यहाँ पे आपके पास H+ आयन है बट उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैलिटी दिया हुआ है वो बेसिकली आपके MX के लिए है। ओके, सो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ओके, 1 ले लेंगे, और रिएक्टेंट में M+ है, क्योंकि ये MX है तो ऑब्वियसली MX डिसोसिएट होकर M+ में ही कन्वर्ट होगा अंदर सोल्यूशन में, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोलैलिटी है, तो M+, क्योंकि रिएक्टेंट में है यहाँ पे तो नीचे हम M लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 1/M को M मतलब इन्वर्स कर देंगे। जब हम लोग इसको M कर देंगे बेसिकली, तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा, आपको सबको पता है कि M ऊपर जाके M⁻⁻1 हो जाएगा, तो जब वो -1 नीचे आएगा तो ये +1 हो जाता है ना। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगा, y = mx + c। तो आपका y जो है वो E सेल है, आपका x जो है वो T log M है, ये जो K है विच इज 2.303 R/NF, दैट इज बेसिकली मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन, और E नॉट सेल आपका इंटरसेप्ट है। तो अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे E सेल वर्सेस T log M, तो जो आपका इंटरसेप्ट होगा वो बेसिकली आपको E नॉट सेल का वैल्यू देगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज E सेल अगेंस्ट T log M, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये एक्चुअली में हमारा 5 क्वेश्चंस थे, और भी 2 क्वेश्चंस हमारे पार्ट बी के बाकी है, जो फिलहाल अभी मैंने सोल्यूशन नहीं लिखा है उसका, बट बहुत जल्दी उसका भी सोल्यूशन हम लोग पोस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। तो दिस वाज द 5 क्वेश्चन विच वाज वेरी इजी। सो ये 10 मार्क्स आपको दिलाते हैं बहुत आसानी से CSIR नेट के अंदर, और ये 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। ओके, तो ये हो गया अपना पार्ट बी के 5 क्वेश्चंस जो बहुत ही ईजी थे। अब हम लोग पार्ट सी की तरफ जाएंगे,
और देखेंगे कि पार्ट सी में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे को पूछे गए थे फिजिकल केमिस्ट्री से. ओके ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ पार्ट सी. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट दिस वाज दी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन पार्ट सी. ठीक है, एक्चुअली ये 2 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट उन्होंने पार्ट सी में 4 मार्क्स के लिए पूछा. एंड क्वेश्चन था आयन बिलोंग्स टू द बीसीसी लैटिस. ओके, and the Miller indices of the second allowed reflection in the powder diffraction pattern of iron would be. तो बहुत ही आसान था, आपको यहाँ पे मिलर इंडाइसेस दिए हुए थे, आपको अलाउड रिफ्लेक्शन बताना था. और सॉलिड स्टेट में अगर आपने देखा होगा कि बीसीसी के लिए अलाउड रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपके मिलर इंडाइसेस जो आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच के एल आप जिसको बोलते हो, ये एच के एल का सम जो है वो इवन अगर आ गया तो वो अलाउड रिफ्लेक्शन है, ऑड आ गया तो नॉन अलाउड या फिर फॉरबिडन उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन का वही किया है, एडिशन किया है सिंपल. एच के एल अगर आप ऑप्शन ए देखो 1 + 0 + 0 दैट इज 1, ऑड है ये. फिर सेकंड ऑप्शन 1 + 1 + 1 3 अगेन ऑड है. थर्ड ऑप्शन दैट इज 2 + 0 + 0 एंड दैट इज 2, इवन आ गया. सो ये आपका अलाउड है और यही आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन डी अगेन 2 + 1 + 0 अगेन इट इज 3 ऑड. सो ऑड जो होता है आपका एडिशन के बाद बीसीसी के अंदर वो नॉट अलाउड रिफ्लेक्शन होता है और फॉरबिडन रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. और अगर आपको इवन मिल गया सम करने पे एच के एल तो आपका अलाउड रिफ्लेक्शन है. तो आंसर वॉज ऑप्शन सी. इट वॉज वेरी इजी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी अगेन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है और ऑर्डर पे रेगुलरली क्वेश्चंस आते रहते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने भी अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो काइनेटिक्स में ऑर्डर के ऊपर बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा डाउट चल रहा है क्योंकि CSIR नेट के आंसर की में इसका ऑप्शन बी है, बट इसका ऑप्शन सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस. मोस्टली हम लोग ने देखा है कि सब आंसर सी ही होना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है. अभी CSIR का सोल्यूशन का तरीका क्या है वो तो हमको नहीं पता, बट हमने जिस तरीके से सॉल्व किया आई थिंक इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर. Okay, so the question is the concentration C of a compound undergoes decomposition as a function of time t is given below. So with time जो है आपको concentration decrease होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. Okay, 0 1 2 4 6 1.8 0.67 0.50 0.40. आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 0 1 2 या 3. ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो रिलेशन यूज़ किया वो बहुत ही ईजीली इससे आंसर निकलता है. दैट इज T½ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0⁻n-1. अगर आपको पता होगा तो ये हाफ लाइफ में इक्वेशन होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, वेदर इट इज 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जो है आपका T½ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आप अगर n के जगह पे 1 रख दोगे, अगर आप n के जगह पे 1 रख दोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, और ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑर्डर में T½ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, आप देखो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है. ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0 पे 1. ठीक है, तो ये 1 जो है ना ये 0.5 हो रहा है यहाँ पे. कब हो रहा है ये 4 पे एट 4 मिनट्स. ओके, तो 0 से 4 मिनट्स पे वो हो रहा है 1 से 0.5, दैट इज हाफ लाइफ बराबर. और यहाँ 1 पे देखो ये 0.8 है और ये 6 पे जाके 0.4 हो गया, तो 0.8 का हाफ हो गया ये. तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट T½ मैंने लिखा 4 मिनट्स और दूसरा वाला जो है 6 मिनट्स पे अपने को मिल रहा है. 4 मिनट्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.50 है, 6 मिनट्स पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.80 है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. बेसिकली सॉल्व करना बहुत ही आसान है क्योंकि आपका T½ आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बराबर. ओके, तो आप देखिए इसको. पहले अपन ने क्या किया है, ये जो आपका 4 मिनट्स है जहाँ पे आपको 0.50 मिला, 4 - 0 करोगे आप, डिफरेंस लोगे 4 - 0. ठीक है, दिस इज 4 - 0. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1. तो ये मैंने इधर डिनोमिनेटर में लिखा है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना. आपका जो T½ है वो आपके
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा 6-1, क्यों? क्योंकि आपका जो सेकेंड टी हाफ था वो 6 मिनट्स पे था, सो 6-1 यहाँ से यहाँ देख रहे थे हम 6-1, और आपका इनिशियल इधर कितना है 0.80, ओके। तो 6-1 इधर आएगा और 0.80 इधर आएगा, तो इन्वर्सली हो गया। और ये जो आपका राइट हैंड साइड है इट शुड बी रेज टू n-1, क्योंकि आपका a0 जो है फॉर्मूले में वो रेज टू n-1, ओके। तो अब 4-0 करोगे 4 आएगा, 6-1 5 आएगा, तो बेसिकली ये रेज टू 1 है, ओके, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 80/100, डेसिमल आप जब हटा दोगे तो ये 80/100 हो जाएगा रेज टू n-1। तो 80/100 भी बेसिकली 4/5 होता है, ओके। तो ये भी 4/5 होता है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ पे आपका बचेगा n-1। तो आपको n चाहिए तो आप -1 को इधर लेके आ जाओ, 1 + 1 दैट इज 2। तो अकॉर्डिंग टू अस इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन सी, ओके। और इस पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि CSR नेट के आंसर की में ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर बोला गया है, ओके। सो विल सी कि इसके ऊपर और आगे कुछ अगर अलग आएगा तो हम लोग डेफिनेटली इस पे अपडेट कर देंगे, ओके। आई होप सबको समझ में आया होगा। और अब हम लोग जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है अगेन इट इज़ फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन ये था चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इन जूल्स, ओके। सो एक्चुअली हमारे को चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालना था, किसका निकालना था? ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ओके। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आपका गैस कंप्रेस्ड हो रहा है आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज क्लोजेस्ट टू। तो आपको यहाँ पे ये बताना था कि आपका जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल है वो क्या आया ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके। अगेन नेचुरल लॉग ऑफ 2 का वैल्यू 0.69 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो आपको चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालना है, सो डी म्यू निकालना है आपको। एन आपका 1 मोल है क्योंकि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, आपका टेम्परेचर 300 केल्विन है क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड आपका प्रेशर 1 जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, आपका प्रेशर 2 जो है वो 2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला था डी म्यू इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1, ओके। तो आपका n है 1 मोल, आपका R है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आपका टेम्परेचर है 300 केल्विन, नेचुरल लॉग P2 आपका 2 एटमॉस्फेयर है, P1 आपका 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैंसिल, केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसिल, मोल इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ आपके पास जूल बचेगा। एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेकली लिख दिया था वहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ जूल बचेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 8.314 जूल, इधर बचेगा 300, और 2/1 बेसिकली 2 होता है, इसका वैल्यू 0.69 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जब इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगे आपको मिलेगा 1720.9 जूल मिलेगा, ओके। आपको जूल में ही आंसर चाहिए, मैंने यहाँ पे किलो जूल में भी उसको कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ तो बेसिकली किलो जूल में 1.720 किलो जूल आता है, ओके। तो जूल में ये आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था इट शुड बी क्लोजेस्ट टू पूछा है, तो आपके आंसर से जो क्लोजेस्ट नंबर है वो 1725 है, तो आपका आया 1720.9, तो बेसिकली